बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, वीकेंड अच्छे तरीके से आपका गुजरा होगा। और एक्चुअली लाहौरियों की ईद अब खत्म हुई है। आज जब मैं सुबह आ रही थी तो सड़कों पर वही रौनक देखने में आई जो हमें ईद से पहले नजर आ रही थी। बच्चे स्कूल भी जाना शुरू हो गए हैं, सब लोग अपने कारोबार पे भी पहुंच रहे हैं, दफातर भी पहुंच रहे हैं। हम तो खैर ईद के चौथे दिन से ही आ रहे थे, लेकिन पूरा हफ्ता लाहौरियों ने खूब ईद मनाई है। तो एक बार फिर ईद के बाद रूटीन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल देखने में आ रही है। तो हम सब लोग दुआ गो हैं कि हालात इसी तरह से अच्छे रहें, सब लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से तंदुरुस्ती के साथ अपने तमाम तर काम सर अंजाम दें। अब हम आते हैं आज के शो की तरफ। खबरें शामिल करेंगे, सेगमेंट्स होंगे, हमारे मेहमान होंगे। आगाज आपको पता हम करते हैं अच्छी बात से। आज की अच्छी बात, हमारे माशरे में एक बुराई ऐसी भी है कि जिसका हमें कोई ख्याल नहीं है। यानी वो बुराई ऐसी है कि हमारे माशरे में एक कैंसर की तरह वो फैल चुकी है। और वो बुराई ये है कि हम एक दूसरे को बुरे नामों से बुलाते हैं, जबकि अल्लाह का दीन, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें इस बात से मना करती है। यानी अगर किसी शख्स के जिस्म में कोई ऐब है, वही ऐब उसके लिए एक नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई लंगड़ा है, कोई नाबीना है, उसमें कोई भी माजूरी है, तो उस माजूरी को उसका नाम बनाकर उसको पुकारा और उसको बुलाया जाता है। गोया कि ये अंदाज़ वो होता है कि जैसे ये माजूरी जो उसके जिस्म में है, ये उसका ऐब है। ये बात याद रखिए कि हमेशा ऐब या बुराई वो होती है कि जो इंसान के इख्तियार में होती है। आपके मेरे इख्तियार में झूठ से बचना भी है और हम झूठ बोल भी सकते हैं। इसी तरह बहुत से बुरे काम हैं, अगर हम वो करते हैं तो तब वो ऐब है, वो गुनाह है और वो शर है। इसके अलावा अगर इंसान में वो एक नक्स और एक कमी पैदा होती है जिसमें उसका कोई इख्तियार नहीं है, तो उस बुनियाद पर किसी को वो नाम देकर बुलाना, इससे अल्लाह का दीन हमें मना करता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह के दीन को समझकर और फिर उसको हम फॉलो करें। बिलाशुबा हम सबको दीन को समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उस पर अमल पैदा होने की भी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ भी पैदा करे और हमें इसकी तौफीक भी अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात के बाद जी, मौसम कैसा रहेगा? गर्मी शहर में बढ़ती चली जा रही है, तो प्रेडिक्शन क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा? टुडेज वेदर शामिल करते हैं। मायदा की तरफ चलते हैं। जी मायदा, कहिए इस वक्त मौसम कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा? के मौसम की बात करें तो सूरज का पारा जो है वो सुबह के औकात में ही हाई होता हुआ दिखाई देता है। सुबह के औकात में जो है खासा जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी भी महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत 33 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो 42 तक जाने के अमकानात जाहिर किए जा रहे हैं। दोपहर के औकात में सबसे ज़्यादा जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। तेज़ गर्मी बढ़ने के बायस जो है हमारी शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है और उसी के साथ साथ शहरी जो है तेज़ गर्मी बढ़ने की वजह से धूप की शिद्दत क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी शहरी, लेकिन वो पानी को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां देखने में नज़र आ रही हैं। और उसी के साथ हवा में नमी के तनासुब की अगर बात करें तो 40% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब शहर में फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो अभी इसी तरह से बरकरार है, जिसके बायस जो है हमारे शहरियों को उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस देखने में नज़र आ रही हैं। एक गर्मी की शिद्दत और दूसरी जानिब जो हवा बहुत बुरी तरह से आलूदा देखने में नज़र आ रही है, ये दोनों मिलकर हमारे शहरियों के लिए ख़तरे का बायस बनती हुई दिखाई दे रही है। गले में खराश जो है, इस किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो देखने में नज़र आ रही हैं। बात करें अगर बारिशों की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे में और आइंदा हफ्ते में भी जो है वो बारिशों के अमकानात जाहिर नहीं किए गए, जिसके बायस मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मौसम गर्म रहेगा, आगे आप लोगों को एहतियात करनी है। और कल तो हमारा जो है शहर में देखा दर्जा हरारत कितना मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत इससे भी ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि लोड शेडिंग भी हो रही है। खैर एहतियात कीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। खबरें हमारे पास कौन सी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। शहर में डेंगू फिर सैर उठाने लगा, 227 मकामात से लार्वा बरामद हुआ।
के सैकड़ों ट्रांसफार्मर्स का कीमती सामान गायब, नाकिस मटीरियल लगाने से ट्रिपिंग के वाकयात। इंतजामिया ने डंडा उठा लिया, नान रोटी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। और सलीम मेमोरियल अस्पताल का इफ्तिताह, गंदी सियासत की वजह से PKLI 2 साल गैर फाल रहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ। तो ये हैं हमारी आज की खबरें, इनकी डिटेल्स क्या हैं उसकी तरफ चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बड़ा सुकून से ईद गुजरी। खैर आप लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी ईद गुजरी आप लोगों की? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। अच्छा जी, अब वक्त बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ा स्मूथली। कोविड के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद ऐसी थी कि सब लोगों के घरों में रौनकें रहीं, लोग आए गए, बाहर भी लोग बड़े ईजीली आए, क्योंकि कोविड वाला टाइम सबने बहुत मुश्किल गुजारा है। अब एक बार फिर से जी डेंगू का मसला है। खबर क्या है? 227 मकामात से लार्वा बरामद हुआ है। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर से वजीर आजम हैं और हमें वो वाला दौर याद आता है जब CM साहब थे शहबाज शरीफ साहब, और डेंगू के लिए मौसर मुहिम चलाई। ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक इसको लीड करते रहे। एक बार फिर से वो मैदान अमल में है। कंट्रोल हो जाएगा डेंगू सिप्रा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस स्टेज पर तो कंट्रोल हो जाएगा। अगर मानसून स्टार्ट हो जाता है या प्री मानसून का आगाज़ हो जाता है तो फिर शायद डेंगू मच्छर की जो परवरिश है या उसकी जो अफजाइश है उसको रोकना नामुमकिन होगा। आप ठीक कह रही हैं कि जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे तो उस वक्त श्रीलंकन टीम का यहाँ विज़िट करना और आगाही देना और हॉस्पिटल्स में जो एमरजेंसी की सूरत हाल थी, जो टेस्ट का मामला था, उसको एक रेट फिक्स करना कि आप कम से कम कीमत पर जाकर टेस्ट करवाएं और उसके बाद उसके डायग्नोज किया जा सकना, ये सारा क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है, इसमें कोई शक नहीं। अब वो है प्राइम मिनिस्टर, अब ये सूबे का मामला है, उनके बेटे के ये सर पे सारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल हमजा शहबाज शरीफ साहब की। अब कहने का मकसद ये है कि ये तो चले चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सूबे के सरबराह हैं, इन्होंने तो देखना है कि मामला किस तरह चल रहे हैं, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है। आपकी महकमा सेहत जो ज़िला लाहौर की है ये उनकी जिम्मेदारी है। उन लोगों को देखना है कि किसी जगह पर अगर लार्वा की अफजाइश हो रही है या मच्छर की परवरिश हो रही है या डेंगू की जो टीमें हैं जो मुख्तलिफ औकात में ख़वातीन पर मुश्तमिल होती हैं, जो घरों में आती हैं, चेकिंग भी करती हैं, आपके फ्रिज का ट्रे है उसको चेक करती हैं, अगर गमले मौजूद हैं उनको चेक किया जाता है, एयर कूलर है आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि बिजली की कीमतें इस तरह बढ़ गई हैं कि AC का इस्तेमाल करना नामुमकिन होता जा रहा है, तो उसको देखना मेरे ख्याल में ज़्यादा जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है, उसके साथ अवामुन्नास जो हमारी आम पब्लिक है ये उनकी जिम्मेदारी भी है। और ये जिम्मेदारी का मुजाहरा आवाम उस वक्त करेगी जब आप उनको शऊर देंगे, जब अवेयरनेस देंगे या फिर कुछ ऐसी सख्ती करेंगे कवानीन के तहत। आई थिंक सख्ती ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस डेंगू के हवाले से, कोविड के हवाले से अब मैक्सिमम क्या चीजें बता सकते हैं आप? देखिए, कोविड का और मामला था कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, समाजी फासला रखें, ये ऐसी चीजें थी जिनको समाजी फासला तो बरकरार रखना ये बता चुके ना, एक बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन डेंगू का जिस्म से एक दूसरे को जा रहा था ना, लेकिन जो डेंगू है ये तो अल्टीमेटली आपके अपने बस में है, ये तो आपके बस में है। और ये मैं 2 दफ़ा डेंगू करवा चुका हूँ, एक दफ़ा जब शुरू हुआ था, अच्छा, एक दफ़ा पिछले साल। सही। तो पिछले साल मैं पार्क, यानी हमारे साथ मुतासिरीन भी बैठे हैं। मैं पार्क में वॉक कर रहा था, वॉक के बाद मैं बैठा था तो मुझे फील हुआ कि मेरे पाँव पे कुछ लड़ा है। अच्छा, तो 2-3 दिन बाद मुझे बुखार होना शुरू हो गया। यानी साई साहब आप लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि इस सीजन के दौरान और नहीं, जब सीजन जो लोग जाते हैं ना, जब सीजन चेंज होता है ना, वो तो चीज़ समझ आती है कि इससे एहतियात भी करनी चाहिए और मच्छर से हमेशा ही बचना चाहिए। लेकिन ये जो इन दिनों में अगर डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं और डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है तो ये अलार्मिंग चीज़ है। उसके लिए गवर्नमेंट को पहले जो मेजर्स अडॉप्ट करना होंगे, उसके बगैर नहीं तो ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा बस। देखिए, अभी ना बारिश हुई है उस तरह, मुमकिन नहीं होगी, ना मानसून का सीजन उस तरह है, ना पानी के जमा हो, फिर है डेंगू का अब इसका क्या मतलब? देखें, हमने पिछली गवर्नमेंट पे तनकीद की बहुत ज़्यादा, चूँकि उन्होंने कोई भी इस तरह के जो मेजर थे वो अडॉप्ट नहीं किए और डेंगू जो था पिछले साल बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। अब चूँकि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, उनके बेटा हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आला है, वो कल मैं उनकी स्पीच सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि मैंने अपने वालिद साहब से पूछा आप खादमी आला बन गए हैं तो मैं क्या बनूंगा। तो ये हम काम करेंगे तो आप भी खादमी आला होंगे, चीज़ें नज़र आएंगी आपके काम। देखें, बुज़दार साहब ने अगर नहीं कुछ किया तो उनको हमेशा तनकीद का सामना करना पड़ा है। तो
हर फोरम पे उनके खिलाफ बात हुई है कि वो बड़ी सुस्त रवि से काम कर रहे हैं। अच्छा, वहां तक तो लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं कि शहबाज शरीफ साहब या हमजा साहब कुछ करेंगे, और पंजाब के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि ये जब आई है नून लीग की गवर्नमेंट और खसूसन लाहौर को, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्याती काम भी होंगे, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उस पर भी कंट्रोल होगा, महंगाई पे भी काबू पाया जाएगा। लेकिन पिछले 1.5-2 माह से चीजें उस तरह कंट्रोल हुआ कुछ नहीं है। तो अब ये तो देखिए आगे उसकी भी वजह है ना, उसका पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम भी है। देखें अभी तक आपकी कैबिनेट नहीं बनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, से आपकी टीम नहीं आप बना पाए कि आपने जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किसी के स्पुर्द नहीं किए। जिस तरह हमने ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक का जिक्र किया, ये उस वक्त मशीर और वजीर थे सेहत के, ये लोग काम किया करते। अभी तक ये लोग उनके साथ काम तो कर रहे हैं, अगर ये दोनों बरादरान जो हैं ये महकमा सेहत के हवाले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपको एक चीज़ सौंप दी जाएगी, उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, आप पर जिम्मेदारी आयद हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ज़्यादा मुतहरिक तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी। साहब एक और चीज़, जब हम डेंगू कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हमने शहबाज शरीफ साहब को तो मुतहरिक देखा, उनकी टीम को मुतहरिक देखा, मुझे कैप्टन उस्मान साहब का टाइम भी याद है एज ए DC। तो ये मेरे ख्याल से इंतजामिया की भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुतहरिक हो जाए। उन्होंने घर घर जाके लोगों के कूलर्स चेक किए, कब्रिस्तानों को चेक किया, टायर शॉप्स, हॉस्पिटल की छतों पे जाके देखा। अब मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी मुतहरिक होना है और इसी टाइम पे उन्हें मेरे देखें कैप्टन उस्मान ने मेरे ख्याल में नून लीग के साथ भी बहुत काम किया, PTI के साथ भी वो लाहौर में पोस्ट रहे हैं और इस वक्त कमिश्नर हैं, और आप डेंगू के सीजन में भी उन्होंने काम किया, उसके बाद आपका कोविड आया उसमें भी उन्होंने काम किया। अब ये उनकी जिम्मेदारी, आप हेड हैं, आपके लाहौर शहर के हेड हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि किस तरीके से आगे चलना है। ठीक है वो काम कर भी रहे होंगे, आपके डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो भी काम कर रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस मौसम में जब बारिश भी ना हो, जब कहीं पानी जमा होने का नामो निशान भी ना हो, उसके बावजूद अगर किसी इलाके से लार्वा बरामद होता है या मच्छर की अफजाइश हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं घर की सतह पर यह मामला चल रहा है। देखिए आप एक बोतल है, उसका ढक्कन अगर छत पे पड़ा है, उसमें पानी जमा है, 7-8 दिन अगर उसमें पानी जमा रहता है तो वहां पर भी लार्वा की अफजाइश हो सकती है। तो बहुत सारे लोग हैं, अब हम लोग गमले हैं, गमले में अगर पानी, एयर कूलर में तो पानी जमा ही होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, ये तो आपने एहतियात अपने घर में करनी है। खुदा न खास्ता अगर कोई डेंगू बुखार में मुब्तला हो जाता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। साहिब साहब कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, क्या फीलिंग्स थी आपकी? हालांकि पहली दफा हुआ, सबसे पहले तो छुट्टियां मिली थी। ये खुशगवार एक्सपीरियंस है। जब शुरू हुआ था, पहली दफा जब हुआ तो वो बड़ा मुश्किल टाइम था और बड़ा खौफ था, तब बड़ी डेथ्स भी हो रही थी। तो मैं ऐसे ही एयरपोर्ट से अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, साई साहब को छोड़ के आया हूँ, तो मैं घर आया, मुझे बड़ा तेज़ बुखार हो गया और फिर अगले दिन मुझे पूरे बॉडी पे हल्के से रैशेज होने शुरू हो गए। तो मैं यही समझ रहा था कि रूटीन का बुखार है। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा डेंगू हो गया, तो बड़ा डर था, बड़ा खौफ था। लेकिन 2-3 दिन बाद मैं बेहतर होना शुरू हो गया। 7-8 दिन लगे कि बुखार ख़त्म हुआ, लेकिन पूरा 1.5 माह मेरे जिस्म में बिल्कुल जान नहीं थी। और ये जो पिछली दफ़ा भी हुआ है, और ये जो पिछली दफ़ा हुआ है पिछले साल, तो उसमें भी पहले 2-3 दिन तो बहुत शदीद बुखार था, लेकिन वीकनेस आपको रहती है, आपके सर में चक्कर रहते हैं। तो हम इंशाल्लाह आगे जाके कुछ कोशिश करेंगे कि हम अपने माहिर डॉक्टर्स को बुलाएं, कुछ आपको इस हवाले से गाइड भी करें। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन शदीद बुखार होता है, इसमें आंखों के अंदर आपको दर्द महसूस होती है, पूरे जिस्म में दर्द महसूस होती है, और बहुत सारे मरीज जो कि मुतासिर हुए कहते हैं कमर में बहुत ज्यादा दर्द होती है। आपने अपने आप को महफूज रखना है, डाइट अपनी ठीक रखनी। डाइट आपने नहीं छोड़नी, डाइट छोड़ेंगे तो आप समझें कि आपका 1 माह का जो दरानिया कमजोरी का वो 2 माह पे चला जाएगा। ऐसा ही है, एहतियात करनी है आपने। घरों में आपके कूलर्स भी चल रहे हैं, एयर कंडीशनर्स भी चल रहे हैं, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। साफ पानी कहीं पे जमा नहीं होने देना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये बात की बातें हैं। हम अपने घर में अपने बचाव के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, अपनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये चीज़ आती है। आप इस चीज़ को देखें, फिर आगे देखें जी बाकी इंतज़ामिया की कोशिशें क्या हैं, इंतज़ामिया कैसे काबू पा रही है। अगली खबर की तरफ आना है जी। नाकिस मटीरियल लगाए जा रहे हैं और ट्रिपिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं, लोगों की चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं। मैं खुद जब अपना रूम लॉक करके सुबह आती हूँ तो यकीन माने मैं सारे स्विच ऑफ करके आती हूँ, क्योंकि ट्रिपिंग वाकई बहुत ज़्यादा हो रही है। ब्रेक के बाद आके डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। लेस्को के सैकड़ों ट्रांसफार्मर्स का कीमती सामान गायब हो गया। सवाल ये पैदा होता है, सामान गायब कहां पर हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है।
सामान गायब होने से नाकिस मटेरियल लगाए जा रहे हैं जिससे ट्रिपिंग के वाकयात हो रहे हैं। पहला सवाल, सामान कहाँ गायब हुआ? देखें, ये खुद मुलाजमीन करते हैं। अगर सिस्टम एक ट्रांसफार्मर लगा है, अगर वो जला है, ख़राब हुआ है या उसकी उम्र पूरी हुई है, तो जब उसको उतार कर असूल तो ये है और कानून तो ये है कि आप वापडा की जो वर्कशॉप है वहाँ भिजवाएं और वहाँ से दोबारा वो मुरम्मत होकर आए। लेकिन यहाँ ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ क्या प्रैक्टिस है कि एक तो नए ट्रांसफार्मर्स भी हमारे पास मौजूद नहीं, अगर पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं तो वर्कशॉप में जगह नहीं है, तो वर्कशॉप में आपको एक दिन भेजें और दूसरे दिन मिल जाए, ये भी नहीं है। लाइन सुपरिटेंडेंट क्या होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो पूरा साल जो पैसे कमाते हैं और उसके बाद ये 2-3 महीने जो है अपनी जेब से ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत करवा के सिस्टम चलाते हैं। अब भी ये हुआ कि आपके ट्रांसफार्मर जो उतार कर स्टोर्स में जा रहे थे, उनका कॉपर महंगा वही होता है। अगर 7-8 लाख का ट्रांसफार्मर, उसमें 4 लाख रुपए का कॉपर है, वो गायब है। उसमें सिल्वर की जो आप जितनी उसकी मेंटेनेंस है सिल्वर की बुनियाद पर करते हैं, और सिल्वर लगाकर जब आप उसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं या फिर लो वोल्टेज होता है या फिर अचानक वो धमाके से ट्रांसफार्मर फट जाता है और आप कंपनी को तो नुकसान होता है, सार्फिन की जो कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं वो जल जाती है। एक नोटिफिकेशन किया लेस्को ने जिसमें उन्होंने वाजे किया है कि कोई भी सब डिवीजन अगर वापस स्टोर में ट्रांसफार्मर सबमिट करवा रही है, उसमें कोई भी सामान है, चाहे वो तांबा है, कॉपर जो महंगा तरीन है, अगर वो शामिल नहीं या उसका अगर उसका वजन भी कम है, इवन कि कम है उसका वजन, तो वो वापस ना लिया जाए। अब क्या हो रहा है कि वापस तो वो नहीं जा रहे, लेकिन सब डिवीजन जो है वो वर्कशॉप की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। सब डिवीजन की सतह पर आपको बड़े बड़े चूल्हे जलते नजर आ रहे हैं, वहां पर ट्रांसफार्मर्स को आपने आग पर रखा है और उसको आप गैर कानूनी तौर पर एक तो मुरम्मत कर रहे हैं, फिर उसको नाकिस मटेरियल उसको इस्तेमाल करके मुरम्मत कर रहे हैं। क्या वजह है कि लेस्को के पास नए ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं, दूसरी जानिब जो पुराने मुरम्मत होती है इसकी पेमेंट लेस्को खुद मैं आपको बता रहा हूँ ना, लाइन सुपरिटेंडेंट जो है, जो फीडर इंचार्ज है, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसने सारा साल रिश्वत लेनी है, कंज्यूमर से पैसे लेने हैं, और माह जून, जुलाई, अगस्त ये आपका जो पीक सीजन है, इसमें जो जलने वाला ट्रांसफार्मर है उसने अपनी जेब से प्राइवेट मैकेनिक से बनवाना है। अच्छा, और ये हो रहा है। नहीं, अपनी जेब से नहीं बनवाते, मैं कंज्यूमर से पैसे लेते हैं ना, लेकिन उसमें मैं वही ना, अच्छा वो जो आप बात करें उस पर भी आ जाता है। ये आम तौर पर ये है, और ये 99% हर सब डिवीजन में ये प्रैक्टिस है कि फीडर इंचार्ज ने अपनी जेब से 7-8 लाख का ट्रांसफार्मर है, वो 20-25 हजार में मुरम्मत हो रहा है, दोबारा सिस्टम में लग रहा है, ये बन रहा है। ठीक है। अच्छा, इससे लाइन लॉसेस भी बढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर जब मैन्युफैक्चरर बनाता है तो कंपनी उसका टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद उसको सिस्टम में लगाने की इजाज़त दी जाती है कि 5% या 7% इसका अगर लाइन लॉसेस है तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो नहीं। अगर आप उसमें कॉपर निकाल कर सिल्वर लगा रहे हैं तो लाइन लॉसेस की शरह तो कहीं और जाएगी। सही साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, आपकी जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर है, प्लाजा का कोई है या कोई और कंज्यूमर इंडस्ट्रियल है जिसका इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर है, अगर वो जल जाता है तो वो कंज्यूमर की जिम्मेदारी होती है। अब मेरी पूरी बात तो सुने ना। अच्छा, आप उसके बाद समझ आ जाएगी। गलत तरफ चले गए हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा जो इलाके का ट्रांसफार्मर है वो उसके पैसे नहीं देना बनते आपको, वो लेते हैं, वो आबादी है ना, आपका तो मोहम्मद नगर आबादी है, वो हफ्ता फिर आपका ट्रांसफार्मर नहीं। मैं वही रिश्वत की बात कर रहा हूँ, मैं वही रिश्वत की बात कर रहा हूँ। फिर जब लाइट नहीं आ रही, मैं मजबूरी, देखे मजबूरी तो ठीक है कंज्यूमर की अपनी जबान, लेकिन लेस्को की ये जिम्मेदारी है कि एक ट्रांसफार्मर जला उसकी जगह ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाए, रिप्लेस करे और सप्लाई को बहाल करे, उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ क्या हो रहा है, कोई बड़ा बंदा रह रहा है या आपकी सिफारिश तगड़ी है, फिर तो ट्राली ट्रांसफर में हो जाता है। अगर नहीं है, अगर कोई मेरी तरह का गरीब आदमी रह रहा है, मैं चाहे 50 फोन करके कह रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, होता ये है कि कई दफा बारिश हुई या आपने आपको तकड़ा नहीं लेकिन साई साहब के दरवाजे पे रोज आए होते हैं, या वैसे ट्रिपिंग हो गई, साई साहब की कंप्लेंट हो तो इनके दरवाजे पे आए होते हैं लोग, नहीं जिस तरह भी आते हैं, लेकिन साई साहब के दरवाजे पे होते हैं। अगर वहाँ पे ट्रिपिंग हो गई और वो क्या कहते हैं डी उड़ गई है, ये काम हो गया, फिर आपको सारी रात इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको बार बार फोन कर, और फिर आप 50-60 फोन करेंगे तो उनका लैंडलाइन नंबर है वो बिजी आता है। सर वो तो पता नहीं नंबर क्यों लिखे होते हैं उसमें, तो कोई फोन उठाता भी नहीं। फिर उसका भी पहलू है, मैं ये नहीं कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ लेस्को को। आप देखें 25 से 30 हजार कंज्यूमर की सब डिवीजन है, आपके इंटाइटलमेंट ये आपको इसलिए तंग किया है, ये बताया जिस तरह आप पुलिस के करते हैं ना, इस तरह आपको बताता हूं। मैंने आगाज ही रिश्वत से किया, प्लस और माइनस का हमें पता होता है क्योंकि मैं वो करता हूं। मैंने आगाज ही रिश्वत से किया जो कि नहीं होना चाहिए। देखें रिश्वत भी वो ले रहे हैं, उसके बाद गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं, लेस्को को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, कंज्यूमर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुसलसल नुकसान ही नुकसान है।
उसकी वजह क्या है कि ये मटेरियल की खरीदारी कबल अज वक्त करना कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मुझे कंपनी एक की सवाल का जिम्मेदारी है। जवाब दे दें, सर्दियों में सच बिजली का इतना इस्तेमाल नहीं होता, ये ट्रांसफार्मर्स रिपेयरिंग का काम तब क्यों नहीं किया जाता जो आपके पास खराब पड़ेंगे? मैं वही कर, हमारे पास जो वर्कशॉप है उसकी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, फिर आपने क्या हुआ कि एक रिटायर्ड ऑफिसर है, जीएम लेस्को से रिटायर्ड होता, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर उसी को आप उसका सरबराह लगा देते। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, आप ओब्लाइज किए जा रहे हैं, अपने ही बंदों को ओब्लाइज किए जा रहे हैं। एक सिस्टम को चलाने की कोशिश करें। आप कहते हैं लाइन लॉसेस हो रहे हैं, आप कह रहे हैं चीज़ें ठीक नहीं है। आवाम का क्या कसूर है? आप जितना मुझे बिल भेजते हैं मैं पे करता हूँ ना, आपको जितना बिल आ रहा है आप पे कर रही हैं, आपको जितने टैक्सेस दिए जाते हैं आप सारे पे करते हैं, आप ना अदा करें तो आपको दिवालिया हो जाते हैं, आपका बिजनेस ख़त्म कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। जब मैं सारे टैक्सेस दे रहा हूँ जो भी बिल में आ रहे हैं, तो मेरी अगर लोड शेडिंग एक अलानिया है वो तो होनी चाहिए, चले गैर अलानिया लोड शेडिंग भी हम मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ खराब हो रही है वो तो फिर लेस्को की जिम्मेदारी है। सिस्टम में अगर इमलाक खराब हो रहे हैं तो वो लेस्को की जिम्मेदारी है, लेकिन वो लेस्को उस पर अपनी जिम्मेदारी अपने पर लेती नहीं है ना। हम इतने बेबस होते हैं, वही जो बाद में बता रहा हूँ कि मेरे जैसा कोई गरीब बंदा हो, इतने बेबस। मैं आपको एक छोटा वाकया बताता हूँ, कोई उठाता है ना कोई आता है, फिर हम सिपरा साहब की खिदमत हासिल करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मैं यहाँ लाहौर में था, गांव में, तो गांव का ट्रांसफार्मर जल गया, तो मेरे भाई भी गए हुए थे, बड़े तूफान थे, तो उन्होंने, उनके जो लाइन मैन थे वो पैसे इकट्ठे कर रहे थे, 700 रुपया या 600 रुपया इकट्ठा कर रहे थे सारी आबादी से, उसके बाद ट्रांसफार्मर रिपेयर हो गया। तो वो कहीं उसकी किस्मत बुरी थी कि वो मेरे भाई के पास भी आ गया घर पे, तो उसने बिठा लिया, पानी शानी बिठाया, साथ में मुझे फ़ोन किया कि पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने बात की, कहते ट्रांसफार्मर जल गया इस वजह से। उस वक्त सीओ मेरे दोस्त थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा सर वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो कुछ दोस्तों कोई और आबादी का ही जलिया तो वो भी दे देने दोनों पैसे ना। तो वो इतना हुआ कि वो ट्रांसफार्मर क्या कि वो 50 का था, 100 दोबारा सिस्टम में लगा, फिर मस्जिद में ऐलान करके वो पैसे वापस हुए। वही सही साहब वाली बात कि अगर आपके पास कोई सिफारिश है तो फिर तो ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अदरवाइज जो आम कंज्यूमर है वो दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक जाएगा। अल्टीमेटली जब 8-10 घंटे लाइट बंद होगी तो आपको 1000 रुपया या 500 रुपया पर घर आपको देना पड़ेगा, तो लोग दे देंगे कि बिजली आ जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये गलत प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ क्या, हमारे पास मटेरियल है ही नहीं, हमने 100-200 केवी का ट्रांसफार्मर खरीदा ही नहीं है जो सिस्टम में लग रहा है। तो उसके बाद क्या होगा? अल्टीमेटली यही होगा कि आप प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे खबर को वाइंड अप सही साहब प्लीज करना है, मुझे बार बार आयशा कह रही है ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन हालिया बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, एक कमेंट आपका चाहिए, क्या ये आगे भी इजाफा इस तरह? ये आगे ज्यादा होगा, उसकी वजह है कि एलएनजी पे अब बिजली बन रही थी तो ये मिक्स प्राइस आई है। अब हमने जो बिजली पिछले महीनों में बनाई है रमजान में, और अब जो बना रहे हैं टोटल फर्नेस पे एलएनजी हमारे पास नहीं है, इससे भी बढ़ सकती है कीमत, इससे ज्यादा है इसकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ब्रेक ही ले लेते हैं, अब क्या करें जी, ये हकाइक है, ये चीजें हम आपके साथ मजबूरी में शेयर करते हैं आपको बताने के लिए कि थोड़ा सा अपना बजट ऐसे मैनेज करें कि अगर आगे जाके ये मुश्किलात आए तो आप लोग एडजस्ट हो सके। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, नहीं ये मुश्किल है। आयशा ब्रेक ले लें, आयशा ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। इसको क्या कहना चाहिए, देर आयत, दुरुस्त आयत, फाइनली, या फिर ये खबर तक महदूद है? क्योंकि इतना बड़ा शहर है और इस तरह की चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करवाना, फॉलो अप लेना बहुत बड़ा जो है टास्क है। खैर, इंतजामिया ने डंडा उठा लिया है, नान रोटी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। ईद के दिनों में बहुत सारे लोग कहते रहे हैं कि जी 18-20 रुपए का नान मिलता रहा, और वो भी अगर आप देखें ग्राम्स की सूरत में तो उसमें क्वांटिटी भी जो है वो आटे की बहुत कम ली गई है, और बहुत हल्का नान जो है वेट में लोगों को दिया गया, यानी अच्छे खासे पैसे और ईदी बनाई है इन लोगों ने, पूछने वाला क्योंकि कोई नहीं है। साई साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। हर इलाके की बुनियाद पर हमने देखा, पोश इलाकों में कीमत और थी, दूसरे इलाकों में कीमत कोई और थी, पूछने वाला ही कोई नहीं था। ना ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं रोज़ों में तकरीबन 25वें या 26वें रोज़े एक दोस्त के पास बैठा था, तो मैंने उसको पूछा कि क्या कर रहे हैं, चूँकि कीमतें तो घी की भी बढ़ गई, हर चीज़ की बढ़ गई हैं, तो आप रेस्टोरेंट पे चीज़ों की कीमतें बढ़ा रहे हैं? और उसने कहा नहीं लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासर हो रही है। तो मैंने कहा फिर ईद पे तो मुर्गी की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसने कहा 100-200 रुपया बढ़ा देंगे, ईदी लगाएंगे। 500 रुपये तक पहुँच गई है वो मुर्गी की कीमत बढ़ गई, वो उन्होंने 200 रुपया बढ़ा दी, और वो अब वापस नहीं ले रहे, वो उसको कंटिन्यू करेंगे।
इसी तरह जितने भी लोग हैं, हम मुसलमान भाई, हर बंदे का फोकस होता है कि ईद पे हमने ईदी लगानी है। चाहे कोई वो सब्जी वाला है, उसके रेट्स देख लें। बिल्कुल इंतज़ामिया सारी छुट्टी पे होती है और इंतज़ामिया वो सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए एक फ़ोकस होता है कि DC साहब गए, AC साहब गए, SP साहब ने मंडी का विज़िट कर लिया, जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो विज़िट करें। लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी देखें ना, तो कोई चीज़ किसी जगह पर कम होती नजर नहीं बात ये है कि ये चीजें सिर्फ विजिट तक महदूद क्यों रहती हैं? शायद सिप्रा साहब विजिट हो गया DC साहब का, काफी है। खबर भी चल गई, बस ठीक है मेरे ख्याल में। खबर छप भी गई है बहुत बड़ी, छप भी गई, तो TV पे भी चल गई होगी। बेसिकली हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हमें मुसलसल डोज की जरूरत होती है। हम एक दफा छापा पड़ा, छोड़ दिया, बल्कि डंडे की जरूरत होती है, वही फाइन आप करने उसको मैं पड़ते जरा हैं। नहीं ना, चला- अगर हाँ, फाइन, सिर्फ सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब तक आप फाइन नहीं करेंगे, Exactly. जब तक आप किसी भी एक बाजार में सही प्रॉपरली एक विजिट करें, एक दो दुकानदार जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, मुकदमा दर्ज करवाएं, जुर्माना उनसे जमा करवाया जाए। ये ना हो कि आप मुकदमा, अफसर गया है, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वो छोटे वाला अमला साथ मिला होता है, वो वेद ऑफ करवा देता है। उनको पता है दिहाड़ी या दुकानदार 2-4 हज़ार रुपया दे के जान छुड़वा लेते हैं। ऐसे ये भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट करते हैं शायद से? जी, उनका काम है। देखें, रोटी का रेट 10 रुपए, नान जो है 18 रुपए, 16 रुपए, 15 रुपए तक बिकता रहा। रोटी 10 रुपए की बिक रही है। मुझे ये बताएं, अच्छा फिर वेट का, उसका वजन का भी बड़ा होता है कि आप कितने ग्राम की बेच रहे हैं, वो वजन कभी चेक नहीं हुआ। आप ग्राम फरोशी पे तो चले जाते हैं, जायद कीमतें वसूल करने पर तो चले जाते हैं, लेकिन कभी मुझे ये बताएंगे कभी जाके किसी ने वजन किया है कि कितने वजन की रोटी जो है बेची जा रही है? नान महंगा भी मिल रहा है और बिल्कुल वेट में हल्का। फिर यही बात हुई ना, आप एक दफा आप लहर चली, आपने देख लिया, उसके बाद खत्म होगी बात। ये नहीं होता। हमारे यहाँ कानून की बालादस्ती की बात की जाती है, लेकिन कानून पर उस तरह अमल दरामद नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। सही साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपका ऑफिसर है, उसने किया, लेकिन ड्राइवर और उसका जो नीचे गार्ड है वो मिले होते हैं, बाद में वही छुड़वा लेते हैं, पैसे लिए और छोड़ दिए। बात करने का मकसद ये है कि मुकदमा दर्ज हो और फिर हैवी फाइन हो, जुर्माना भारी हो, ताकि उसको पता चले कि ये सारा दिन या 2-4 दिन में मैंने बैठ के जो कमाया है वो फाइन में चला गया, तो फिर तो किसी हद तक ठीक है। अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। फिर क्या होगा, आप थोड़ी और सख्ती करेंगे, नान बाई एसोसिएशन मैदान में आ जाएगी, DC ऑफिस के सामने एहतजाज शुरू हो जाएंगे, फिर एहतजाज करते करते मज़ाकरात पे बात आ जाएगी, मज़ाकरात खत्म होंगे तो फिर वहीं पर सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये माफिया लेकिन वो एसोसिएशन इसके सामने आपकी जो गवर्नमेंट है वो खड़ी नहीं। क्या होगा कि वह कारोबार बंद कर देंगे, शहर के जो होटल्स हैं, जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं, जो आपके तंदूर हैं, वो बंद कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। लोगों के इंटरेस्ट हैं, वो इसके सामने सरेंडर कर देते हैं। ये असल ताजर बरादरी जब सियासत के साथ मुंसलिक होती है तो ये सबसे बड़ा अलमिया होता है, उसकी वजह से नुकसान होता है। हमारे जो जितने पॉलिटिशियंस हैं, इनके इलेक्शन लड़ाने में आपके ताजर बरादरी का बड़ा किरदार होता है। उनके फ्लैक्सीज, उनके बैनर्स, उनके खानों की देगे भिजवाना, फिनांसर वही होते हैं। वो जो फिनांस कर रहे होते हैं, उनके मफादात क्या होते हैं, वो जब आप इक़्तिदार में आते हैं या फिर जीत जाते हैं तो उसके बाद वो मफादात उनसे लिए जाते हैं, और ये मफादात इसी सूरत में लिए जाते हैं। बड़े सियासतदान हैं, ये तो मुनाफे में जाते हैं जब इनका इलेक्शन होता है। ये तो कोई नया आता है तो उसको पैसे खर्च करना पड़ते हैं। जो 2-4 दफा MNA रह गया या MP रह गया या मिनिस्टर रह गया, उसके तो बहुत सारे फाइनेंसर्स होते हैं, उनको पता होता है कि अगर गवर्नमेंट में आएगा हमें फ़ायदे देगा, और जब वो फ़ायदे लेंगे तो फिर आप किस तरह उनकी बातों को रिग्रेट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे एसोसिएशन जो हैं वो माफियाज़ की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं, बजाय इस बात के कि वो जायज़ बात पे, जायज़ काम पे जाके एहतजाज करें, वो सड़कों पे आएँ। वो अपने मुनाफे को जो उनका डबल हो रहा होता है उस पर भी जाके शोर मचाना शुरू कर देते हैं, उसको लीगलाइज करवा लेते हैं। और आपने देखा है पीछे ये जो पिछली गवर्नमेंट है इसी प्रैक्टिस में गुजरी है कि जब भी कोई काम हुआ है तो एसोसिएशन आ गई है या कोई। अब ये गोश्त का देख लें, बिल्कुल साबिक दौरे हुकूमत में पिछले साल ईद पे यही 450 बिकता रहा, आज भी उसी तरह बिक रहा मटन है। की कीमत 1700 रुपए हो गई है। मटन कोई किस तरह टमाटर ईद के दिनों में 300 रुपए किलो मैं तो बिकता लीमू की है। कीमत 1000 से ज्यादा हो गई। परेशान रह गई थी। मैं तो मतलब अपने 100 रुपए के आप दें, आपको 2-3 लीमू लोग पकड़ा रहे हैं। फिर 100 रुपए की क्या औकात रहेगी? अंदाजा करें आप। बेसिक मैं आपको वही ना, जब आपके इंतजाम और घर में मफलूज हो जाए, बेमौसमी लगते हैं, सर्दियों में लगते हैं मसला। सही कहा आपने। खैर मेरे ख्याल से जितना बड़ा शहर है, टीम इतनी बड़ी नहीं है, तो ये चीजें चेक एंड बैलेंस रखना। अब एक और बात, सॉरी साहब, एक और बात, प्याज की अब जो है ना खपत की बात हो रही है। प्याज की इस दफा काश्त कम हुई है, प्याज हमारे पास जो उसकी पैदावार है वो बहुत कम है। अब देखिएगा 1.5 महीने 2 बाद हमारी ईद उल अजहा की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, उसकी खरीदारी शुरू हो जाएगी। अभी से प्याज का बहरान पैदा किया जा रहा है।
अभी से शुरू हो गया सही है। आपने निशानदेही 70-80 रुपए बिल्कुल किलो था, ऐसे ही। 100-120 रुपए में फरोख्त हो रहा है, 130 रुपए तक भी चला गया है। अभी ये अखबारात में और चैनल्स पे और मुख्तलिफ मकामात पे ये बातें आना शुरू हो गई हैं कि प्याज की पैदावार कम हुई है मैं भी टिकट देख और रही उसकी थी। वजह से मामलात खराब हो बिल्कुल, सकते हैं। क्या मतलब, अब माफिया एक चीज को अभी से परवान चढ़ा रहा है, अभी से माहौल बना रहा है। जब 1-1.5 महीना गुजरेगा, जब ईद करीब आ जाएगी, तो यही प्याज आपको 200-250 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा और जब ईद के दिनों में आपको 300-400 रुपए पे चला तो जाएगा। अंदाजा करें अब कितना मुझे मुश्किल। बताएं कि ये माफिया कितने मुतहरिक हैं और ये किस तरह कार्रवाई डालते हैं कि एक चीज को मसनूई किल्लत पैदा करते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली महीने डेढ़ की प्रैक्टिस के बाद आपको इस चीज पे लेके जाते हैं कि अल्टीमेटली हुकूमत जो है आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होती है कि आप किसी तरह माल को लेके आए, मंडियों में लाएं, दुकानों पे लाएं, ताकि अवामुन नास जो है वो परेशान ना हो। इसलिए देखने की जरूरत है अभी से, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अभी देखे कि प्याज जो है वो खराब होने वाली आइटम नहीं है। आप ठीक है, बिल्कुल वो आप रख सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने जखीरा अंदोजी की होगी, बहुत सारे लोगों ने रखा भी होगा और उस वक्त का इंतजार करेंगे कि जब इसका रेट बढ़ेगा। इसी तरह आलू जो है उसका भी बहरान पैदा किया जाता है। जिस चीज की जैसे जैसे मांग बढ़ती है उसी तरह उसका बहरान पैदा बिल्कुल किया ऐसे जाता ही है। है, बिल्कुल ऐसे ही इन है। माफियाज को काबू करने की और जरूरत है। माफिया को काबू किसने करना है? लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हों और इस माफिया को कम से कम कंट्रोल करें। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। सलीम मेमोरियल अस्पताल का कल इफ्तिताह किया गया और आपको ये भी बताएं कि गंदी सियासत की वजह से पीकेएलआई 2 साल गैर फाल रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये कहना है। पीकेएलआई बहुत ही जदीद तर्ज का अस्पताल बनाया गया। आप लोगों ने तो सिप्रा साहब विजिट भी किया होगा। मुझे लगता है कि ये चीजें बिल्कुल एक साइड पर रखनी चाहिए, सियासत से, पर्सनल चीजों से बालातर होकर जो गरीब लोगों के लिए, और ये भी मुखैर हजरात की बाय द वे कॉर्पोरेशन से बना है अस्पताल और यहाँ पे गरीब और नादार अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा। अगर अभी आयशा फुटेज दिखाएंगी तो अस्पताल देखे यकीन मानिए इतनी खुशी होती है कि अब अल्लाह ताला ने जिन लोगों को अता किया है वो अभी भी गरीब लोगों की खिदमत के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। शायद से प्रसाद देखें, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बने ना तो उस वक्त मैं दोस्तों के साथ बैठा बात कर रहा था। मैंने कहा इन्होंने जब लाहौर आना है ना, ये रमज़ान बाजार चले जाना है या किसी अस्पताल में इन्होंने चले जाना है, क्योंकि पब्लिक को अट्रैक्ट करना, ये पब्लिक के साथ मिलना और पब्लिक इश्यूज पे जाकर बात करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब क्या कि हॉस्पिटल्स की आप हालत देखिएगा कि अब जब से इक़्तिदार चेंज हुआ है उसके बाद से अब हालात तब्दील होंगे। अल्लाह ना करे किसी को जाना पड़े, लेकिन किसी को जाना पड़ेगा तो हालात आपको बेहतर नजर आएंगे। अब ये मुखैर हजरात ने बनाया, पीएम साहब ने इसका इफ्तिताह किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है और फिर वो उसके बाद इसी मखलूक पर लगाते हैं। इतनी खुशी हो रही थी कि गरीब और नादार अफराद के यहाँ मुफ्त इलाज किया जाएगा। होना भी चाहिए और लोग जाएंगे भी सही। देखें अब क्या है कि एक हॉस्पिटल बन गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्तिताह भी कर दिया। अब लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे मुफ्त इलाज की सहूलत है तो लोग जाएंगे। और फिर आपने जिस तरह खुद जिक्र किया उसकी वीडियोस देखे कि किस तरह खूबसूरत बना हुआ है। और जो आपने पीकेएलआई की बात की उसमें सिर्फ हुकूमत की जो है, उन्होंने तो उनको नुकसान पहुंचाया साबिक हुकूमत ने। एक आपके मुल्क की अहम शख्सियत ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया उसको, जिसने बुनियाद रखी इसके दरवाजे बंद करवाने पे और जंग आलूद होने पे और वहाँ पे सारी चीजों को खराब करने के। वो अब यहाँ से जा चुकी है। बनाया गया। मेरे ख्याल में सियासत अपनी जगह पर होनी चाहिए। अगर कोई पब्लिक फलाह का है, अवामी फलाह का अगर कोई मंसूबा है तो उसको नहीं रुकना चाहिए, उसको चलते रहना चाहिए था। हॉस्पिटल है, यहाँ तो लोगों ने आके इलाज मुआवजा करवाना है। बिल्कुल। अगर आप कोई सड़क या कोई शाहराह या कोई अंडरपास, कोई तरक्याती काम कुछ भी अगर बन रहा है, किसी का कोई अपना बीमार होता है, जिस कर्ज में वो मुब्तला होता है ना, वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। आप कोविड में देखिएगा ये कितना हॉस्पिटल इस्तेमाल हुआ। आपने इसको क्वारंटीन सेंटर आपने बनाए रखा, बिल्कुल कोविड में, और उसके बाद आपने आपके बाकी हॉस्पिटल भी इसी तरह इस्तेमाल हुए। एक्सपीरियंस अक्सर शेयर करते हैं। बिल्कुल। अब बात करने का मकसद ये है कि ये जो मंसूबे होते हैं ये बहुत दूर तक लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं। लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती है ना, इसमें कोई भी हो, चाहे सेहत कार्ड का हो, चाहे पनाहगाह का है, चाहे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, कोई इस तरह के रफाई अदारे बनाए गए हैं, उनको चलना चाहिए। ना कि कोई भी सियासी गवर्नमेंट बदलती है, दूसरा पार्टी आ रही है तो वो सारे पिछले मंसूबे बंद कर दे। उससे बहुत सारे गरीबों की, बहुत सारे जो हकदार लोग हैं उनका, नहीं बल्कि हमारी पॉपुलेशन का मेरे ख्याल से तीसरे से भी ज्यादा हिस्सा जो है अब वो जरूरतमंदों में शामिल है, जिनको जरूरत है फ्री इलाज की, फ्री तालीम की।
इस तरह की सहूलियात? ये इलेक्शन से पहले तो ये सियासी फ्री से पार्टी ज्यादा बेहतरीन मेरे ख्याल में अगर आप लफ्ज इस्तेमाल करें कि बेहतरीन सहूलतें मिले या बेहतरीन इलाज मुआवजा के मामला मिले, तो ये ठीक है। देखें, आपका एक पेशेंट अगर आ गया है और बहुत सारी, आपने लास्ट टाइम आपको याद होगा एक पेशेंट पैदल आया और सर्विसेज हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और हमारे प्रोग्राम में भी वो बोले थे, आपको याद होगा। बिल्कुल। बात करने का मकसद ये है कि लोग पैसे देने को तैयार होते हैं। देखो, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपने अगर कोई दौलत कमा रखी है, आपके पास कुछ पैसे मौजूद हैं, अगर किसी की जिंदगी बच रही है तो लोग उस पर लगाने को तैयार होते हैं, बिलाशुबा। लेकिन ये उस वक्त आपके लिए कारआमद साबित हो सकते हैं जब आप उनके हॉस्पिटल में मौजूद हैं और इलाज मुआवजे की आपको बेहतरीन सहूलतें मिल रही हैं। डॉक्टर्स आपको उस तरह केयर दे रहे हैं जिस तरह देनी चाहिए। जिंदगी मौत तो रब के बस में है ना, लेकिन उनके लवाहिकीन या उनके जो वर्सा है पेशेंट के, उनको ये मालूम हो, उनको ये पता चले कि हमारा जो पेशेंट है उसकी केयर की जा रही है, तो फिर तो मामला ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है, अदरवाइज नहीं है मुमकिन। खैर, मैं उन मुखैर हजरात को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ से गरीब और नादार अफराद के लिए बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब, साई साहब, आपके वक्त का भी। ब्रेक, हेडलाइंस फिर आपको ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं हमेशा उन इदारों, उन लोगों को हम ज़रूर आपके साथ मिलवाते भी हैं, जिक्र भी करते हैं, मेंशन भी करते हैं, जो कि दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे को लेकर आगे बढ़ते हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार रहते हैं। इन लोगों को इंट्रोड्यूस कराना, आप लोगों से मिलवाना इसलिए ज़रूरी है। कहीं पे किसी के लिए ये लोग मोटिवेशन होते हैं, कहीं पे किसी के लिए ये लोग, वो होता है ना, परेशानी में आपको पता चल जाता है कि आपको जाना कहाँ पर है, तो मशले राह कुछ लोगों के लिए ये ऐसे लोग बन जाते हैं। आज जिस इदारे की हम बात करने वाले हैं वो जी है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट। किस तरह से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट गरीब और नादार अफराद की जिंदगियां बदल रहा है, कौन कौन सी सहूलियात फराहम कर रहा है, कब से ये इदारा, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये इसका क़याम अमल में लाया गया, मकसद क्या था और अब ये इदारा कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस तरह से ये दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। आज के शो में हमारी मेहमान जो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं उनका तारुफ कराना चाहूंगी। नुसरत सलीम साहिबा हमारे साथ शो में मौजूद हैं, हेड ऑफ मैनेजमेंट हैं अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल लाहौर। अपनी मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे कहा कि हम हमेशा बड़ा प्राउड फील करते हैं उन लोगों को सामने लेके आने में, उन लोगों की अपने नाजरीन से मुलाकात कराने में जो कि दर्द दिल रखते हैं, दुखी इंसानियत के लिए काम करते हैं और करना चाहते भी हैं, और फिर आके लोगों को बताते हैं कि हम आपके लिए मौजूद हैं। अगर आप परेशान हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप आके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, इसका क़याम कब अमल में लाया गया, मकसद क्या था? अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम का बुनियादी मकसद दुखी इंसानों के दुख दूर करना है, उनकी खिदमत करना है, उनके लिए जो आज के दौर में जैसे ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, लोगों के पास सेहत की बुनियादी सहूलतें नहीं हैं और लोगों के पास खाने पीने के लिए, जैसे अभी रमज़ान था तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे, तो उनके लिए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट 1983 से काम कर रहा है। ज़बरदस्त। और इस वक्त हम दुनिया के 22 ममालिक में काम कर रहे हैं। ग्रेट। आँखों के शोबे की अगर बात करें, अगर अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल का क़याम तो खैर 14 नवंबर जो है 2020 को अमल में आया है, लेकिन इससे पहले हम दुनिया भर के जहाँ पर भी जो है आप कह लें कि लोगों को बहुत ज़रूरत है या जिन लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है, उनके लिए आई कैंप्स भी लगाते हैं और हमारे आई यूनिट्स भी हैं। हॉस्पिटल्स की सूरत में भी हम जो है वहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आई के शोबे की बात करें तो इस वक्त तक हम 1.5 लाख से ज़्यादा कैटरेक्ट सर्जरी जो है वो कर चुके हैं। ठीक, अच्छा जी। हमने अब ये पूछना है कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जैसा कि बताया कि 22 ममालिक में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है। शहर लाहौर से भी हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कौन कौन सी खदमात? शहर में लाहौर में हमने अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल बनाया, ये नवंबर 13-14 नवंबर को हमने, जैसे हम 13 नवंबर कहते हैं इसलिए कि हमने उस दिन पहली ओटी लिस्ट परफॉर्म की हॉस्पिटल में, और 14 नवंबर को चौधरी सरवर जो थे हमारे साबिक गवर्नर, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था हॉस्पिटल का। तो
अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल है लाहौर में, और उसके साथ ही अल मुस्तफ़ा दस्तरखान है। जबरदस्त। ये 2 प्रोजेक्ट जो हैं हमारे लाहौर में चल रहे हैं। इसके अलावा हम अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल के ही ज़ेरे एहतमाम लाहौर में OPD कैंप्स का एक सिलसिला हमने शुरू कर रखा है। Great. जब से हॉस्पिटल कायम हुआ है। हमारा हॉस्पिटल मजंग रोड लाहौर पर है। लाहौर बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल साथ में अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल वाक़या है। क्योंकि ये हॉस्पिटल उस जगह पर है जहाँ के अराउंड कोई गरीब इलाका नहीं है। जैसे जिन लोगों को आप कह लें कि ट्रस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये वो इलाका नहीं है। हमने अपने क़याम आपने ट्रस्ट ट्रीटमेंट का जिक्र किया, कौन लोग इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, किन लोगों के लिए बेसिकली ये ट्रस्ट हॉस्पिटल बनाया गया? असल में जो बुनियादी आइडिया था वो यहाँ से आया कि हम आई कैंप्स करते हैं। हम तकरीबन 12-14 साल से पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आई कैंप्स कर रहे हैं। हम आई कैंप्स करते हैं, इसके साथ हमारा जब हमारे चेयरमैन साहब हैं अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, उन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत को बहुत शिद्दत से महसूस किया कि कैंप में आप जितनी अच्छी सर्विसेज दे लें वो हॉस्पिटल नहीं है। जितना आप कह लें कि आप हॉस्पिटल के अंदर एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज को डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को असल में मेक करने के लिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। और जिस वक्त ये हॉस्पिटल बनाया, ट्रस्ट का मैं इसलिए कहती हूँ कि हम ट्रस्ट हैं, लेकिन हम दूसरों से कैसे मुख्तलिफ हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल का जब क़याम अमल में लाया गया तो उस वक्त हमने वो मशीनरी बाहर से इंपोर्ट की जो इस वक्त कैटरेक्ट के लिए दुनिया के अंदर लेटेस्ट मशीनरी जो मौजूद है। और अगर डॉक्टर अपॉइंट करने की बात आई तो डॉक्टर नासिर चौधरी साहब हमारे सर्जन हैं, वो HODMU हॉस्पिटल में भी और किंग एडवर्ड में प्रोफेसर हैं, अपने यूनिट को हेड करते हैं। यानी हमने शहर का बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ, और आप अगर हमें हॉस्पिटल विज़िट करें तो आप देखेंगे कि एक स्टेट ऑफ आर्ट, बिल्कुल जैसे कोई भी अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, जबरदस्त, यानी जदीद सहूलियात के साथ बेहतरीन। अगर हमने एक छोटी चेयर भी खरीदनी हो तो हम उसमें भी देखते हैं। आंखों के हर तरह के मर्ज का इलाज यहाँ पर किया जाता है। जी, आंखों में फिलहाल हम कैटरेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हम आई ट्रांसप्लांट की तरफ इंशाल्लाह ताला, हमारे पहले हम सिर्फ जो हमारा छोटा बेसमेंट था और फर्स्ट फ्लोर था, अब हमने 2 नए फ्लोर हमारे हॉस्पिटल में इजाफा हुआ है। एक नया ऑपरेशन थिएटर बन रहा है जो जल्द ही इंशाल्लाह अगले 1-2 माह में अपना काम शुरू कर देगा, और फिर हम आई ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। और यूँ वो तमाम सहूलियात जो किसी भी अच्छे आई हॉस्पिटल में अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, क्या बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जी? मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लाहौर का वाहिद ट्रस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पर कोई चार्ज नहीं किया जाता। आप आते हैं, रिसेप्शन पे आमतौर पे होता है, हर जगह पे 50, 20, 100 की आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो लाजमी देनी पड़ती है, पर्ची की फ़ीस के नाम पे। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा स्लोगन है पर्ची से ऑपरेशन तक मुफ्त। ग्रेट। आप आए हैं, आपने अपनी रिसिप्ट ली है, बैठ गए हैं, डॉक्टर को स्क्रीनिंग कराई है। अगर आपको सिर्फ मेडिसिन की जरूरत है तो आपको डिस्क्रिप्शन दे दी गई है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रस्ट हॉस्पिटल जहाँ मुफ्त इलाज किया जाता है वहाँ पहले पूरा पता कराया जाता है कि आया जी मैं उसी तरफ वाकई नीडी हैं, और एक लंबा प्रोसेस होता है। क्या यहाँ पर भी ये? जी मैं उसी तरफ आ रही हूँ। अभी जब अगर उसको सिर्फ मेडिसिन डिस्क्रिप्शन की जरूरत है तो उसको दे दी गई, लेकिन अगर उसका ऑपरेशन होना है तो फिर जाहिर है उसकी फाइल बनेगी, उसके लैब टेस्ट होंगे, और उसका लेंस का इशू आएगा कि इसको कौन सा लेंस सूट करेगा। इस सब के लिए जितने भी डिजर्विंग पेशेंट्स हैं उनसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। इवन के ऑपरेशन के बाद 6 हफ्ते तक की मेडिसिन ज़रूरी होती है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को फराहम करते हैं। सही। तो ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जदीद सहूलियात से जहाँ आरास्ता है वहाँ पर पेशेंट केयर के हवाले से बहुत सारे ज़बरदस्त इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। अच्छा, नॉर्मली लोग अपना आंखों का मुआयना कराना चाहते हैं, क्या वो लोग भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल, 24/7 सर्विसेज मौजूद है। हमारा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हमारी स्क्रीनिंग सर्विसेज, हमारी OPD सर्विसेज जो है वो खुली होती हैं। पूरा हफ्ते में 7 दिन, मंडे से सैटरडे
सुबह 9 से रात 9 बजे तक कोई भी आके चेक करवा सकता है। ठीक है। जहाँ तक आपका पहला सवाल था जो दरमियान में रह गया कि जितने भी ट्रस्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर यही होता है जैसे आपने कहा आप और ये मैं समझती हूँ कि एक गरीब बंदे के लिए एक मजाक वाली बात है कि वो अपनी गुर्बत की तस्दीक कराने जा रहा है किसी से। आप यकीन करें कि गरीब लोगों से ज्यादा परेशान मैंने वाइट कॉलर लोगों को देखा। बिल्कुल आपने जो अगर एक बंदा है वो ऑफिस में काम करता है, बज़ाहिर आपको लगेगा कि उसने अच्छा जो है वो सही मुनासिब कपड़े पहने हैं, जाहिर है वो ऑफिस जाने के लिए तैयार है। वो कहता है जी मेरी 40,000 तनख्वाह है, उस 40,000 में उसका किराए का मकान है, उसके 3 बच्चे हैं, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, वो कैसे उनके पैसे इकट्ठे करेगा और उनके इलाज जो है वो करवाएगा। तो हमारे यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एक अगर मरीज आता है हमारी तरफ से हम ये ऑफर लेके मैं आपके चैनल के तवसुत से लाहौर की आवाम को बताना चाहती हूँ कि हम जो है 9 to 9 ये ऑफर लेके बैठे हैं कि जिस किसी को भी आंखों के इलाज मुआवजे की ज़रूरत है वो हमारे पास आए। ना तो हमें हम अपने प्लेटफॉर्म से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर जबरदस्त इलाज हो रहा है, मुफ्त इलाज की सहूलत है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप अल मुस्तफ़ा वेलफेयर आई ट्रस्ट जा सकते हैं। अच्छा जी, आंखों का मामला क्योंकि बड़ा सेंसिटिव होता है तो डॉक्टर्स, आपका बाकी सारा अमला, नर्सेज और इसके साथ साथ जदीद आलात, क्या सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं? जी सब कुछ मौजूद है। जैसे मैंने पहले बताया कि डॉक्टर नासिर चौधरी साहब हमारे सर्जन हैं, डॉक्टर ज़फ़र साहब ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, पूरा और बेहतरीन क्वालिफाइड OTAs हैं जो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं। इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास जदीद तरीन जो है वो ऑपरेशन थिएटर है। हमारे पास लैब है जहाँ पर सर्जरी से पहले जाहिर है आपको हाइपेटाइटिस B, C, HIV, एड्स और शुगर का टेस्ट करना लाजमी होता है। तो ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रस्ट हॉस्पिटल्स की बात है कि जब प्रोसेस हो जाता है वो कहते हैं जी आप लेंस अपना ले आएँ, आप लेंस खरीद के ले आए या इतने में लेंस आप हमसे ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर लेंस का, लैब का, मेडिसिन के नाम पे, फाइल के नाम पे नथिंग, कोई चार्ज, कोई हिडन चार्जेस नहीं हैं। फ्री का मतलब है फ्री। सही, बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है जी कि फ्री इलाज किया जा रहा है। या अक्सर हम देखते हैं टेस्ट कहा जाता है बाहर से करा लें, लेंस के लिए चार्जेस अलहदा से लिए जाते हैं। तो आप ज़रूर अगर तो चाहते हैं कि अच्छा इलाज मुआवजा कराएं, मुस्तनद कराएं, तो आप यहाँ जा सकते हैं। अच्छा जी, अगर इतने बड़े लेवल पर माशाल्लाह से इतनी अच्छी सर्विसेज दी जा रही हैं तो ये सारा सिस्टम चल कैसे रहा है, मुझे ये बताइएगा। मैं सरप्राइज हूँ बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर है कि अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं जो हमें डोनेट करते हैं। हर सर्जरी के पीछे कोई ना कोई डोनर है जो डोनेट कर रहा है। एक सर्जरी की फीस, सर्जरी कॉस्ट जो है हमारी कम से कम मिनिमम कॉस्ट 7,000 जो है वो आती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ कि अपने इनॉग्रेशन से लेकर आज तक, हालांकि कोविड था शहर के उस वक़्त सबसे ज़्यादा, मैं समझती हूँ कि कोविड के दौरान सबसे मुसीबत का दौर था कि सारे हॉस्पिटल्स बंद थे, सारे इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने सर्जरी बंद कर दी हुई थी ये, और लोग जो है वो अंधे हो रहे थे। अगर आपका कैटरेक्ट बर वक्त एड्रेस नहीं होता तो जाहिर है कि वो पूरी दुनिया में अंधेपन की बहुत बड़ी वजह है। लेकिन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने तब भी अपना काम जारी रखा, और हमने काला मोतिया, हाँ जी, हमने उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन 4200 सर्जरीज की हैं। तो इस अरसे में किसी भी छोटे से हॉस्पिटल के लिए ये इतनी बड़ी सर्जरी करना बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर किसी ने भी इस सारे अरसे में, इस साल 1.5 साल में इतनी सर्जरी नहीं की होगी। उसकी रीज़न ये है कि लोग खुद हमारे पास आते हैं, उसके अलावा हम लोगों के दरवाजे पर जाते हैं। जो ऐसे गरीब लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जिनको इवन हॉस्पिटल तक लाने वाला कोई नहीं है, अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल खुद उनके दरवाजे पे जाता है। लाहौर के जितने भी इस्लाम एरियाज़ हैं, जैसे हमारी बॉर्डर लाइन है इधर बसीन, बाटापुर, तेड़ा गाँव और मनावा, इस सारे इलाके में
इस तरफ से हम कसूर छांगा मांगा तक जाते हैं, कामों की तक जाते हैं। हमारे एवरी डे कहीं ना कहीं हमारी टीम जाती है, ओपीडी कैंप होता है, वहाँ पे जिन लोगों को नियर विजन ग्लासेस की ज़रूरत है हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो है मेडिसिन दे देते हैं। अगर किसी को कैटरेक्ट है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो हम उनको लिस्ट आउट करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, उनको बताते हैं कि फ़लाँ दिन इतने बजे आपने जहाँ पर कैंप हो रहा है वहीं पे आना है, हॉस्पिटल की गाड़ी आपको पिक करेगी, हॉस्पिटल ले जाएगी। गाड़ी ही पिक करती है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी ये तो। उसके बाद जब उनका हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद वापस उनको वहीं पे जहाँ से पिक किया गया वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। सही, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। मेरे ख्याल से जहाँ इलाज मुआलजे की हम सहूलतें बात करें कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट फराहम कर रहा है, कुछ आगाही के लिए भी किया जाता है? जी बिल्कुल, हम अवेयरनेस सेमिनार हमने किया इस साल में एक दफ़ा, और उसके अलावा भी हम जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं हम एक लेक्चर एवरी, हमारे यहाँ पे वेडनेसडे और फ्राइडे को ओटी लिस्ट होती है। तो जब सब लोग आ जाते हैं, हम एक, जाहिर है पेशेंट्स भी होते हैं और उनके साथ उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं वो भी आए हुए होते हैं, हम एक लेक्चर देते हैं उनको जिसमें हम बताते हैं कि आपको कौन कौन सी हिफाजती ऐसे तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं जिनसे जो है आप बच सकते हैं। बाज़ दफ़ा जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है इसमें बचना मुश्किल है, लेकिन बर वक्त इलाज अगर आप करवा लें तो उसके असरात कम हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर जो कैटरेक्ट है, सफ़ेद मोतिया जिसको आमतौर पे हम कहते हैं, अगर उसका बर वक्त इलाज नहीं किया जाए तो वो काला मोतिया बन जाता है, जो कि इन अ सेंस हम कह सकते हैं कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी लाइलाज है। तो उससे पहले कि आपका मर्ज इतना बढ़ जाए, आपको बर वक्त, और कोई भी सेहतमंद इंसान है, मर्द है, खातून है, इवन हमारे बच्चे हैं, हमें कम से कम 6 माह में एक दफ़ा लाजमी सबको अपना आई टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए। और अगर आप देखने में मुश्किल महसूस करते हैं तो आपको आई ग्लासेस ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। सही, क्योंकि ये आपकी आंखों की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैसेज कुछ देखने वाला चाहिए? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे गर्मी का मौसम है, इस अरसे में आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। अगर आप तेज़ धूप में बाहर जा रहे हैं तो जो सन ग्लासेस हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें। और जितना आज का दौर, यकीनन मेरी बात सुनने वालों को बड़ी अजीब लगेगी कि जितना स्क्रीन्स से बच सकते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे, इसलिए कि जितना बच्चे जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं आज के दौर में, हमारे बाकायदा हर रोज़ जो ओपीडी होती है उसमें एक बड़ी तादाद 30% कम से कम बच्चे आ रहे हैं। बच्चों आजकल जो गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन्स देखते रहते हैं और मुसलसल उसके ऊपर नज़र टकाने की वजह से उसके बैड इफेक्ट्स जो हैं, आई के मसाइल उनके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, वालिदैन का रवैया भी है। जो बड़े हैं वो बच्चों की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेते कि वाकई उनको जो है वो आई चेकअप की या मदद की ज़रूरत है। आमतौर पे उसी वक्त पता चलता है जब मामला सीरियस नोयत अख्तियार कर जाता है। हाँ, तो इससे पहले आपको जो है एक्टिव रहना है और अपने बच्चों की आंखों का टाइम टू टाइम मुआयना भी कराते रहना है। नुसरत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड गुड लक। इसी तरह से आप काम करते रहें, दुख इंसानियत की खिदमत करते रहें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। हम अक्सर आपको उन लोगों से मिलवाते रहते हैं जो कुछ करने की चाह रखते हैं और मेहनत करके किसी मकाम पर पहुंचते हैं। बहुत सारे लोगों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म का टैलेंट दिया है। आज जो टैलेंट, बहुत खूबसूरत आवाज़ हमारे साथ मौजूद है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारी एफर्ट कर रहे होते हैं कि सिंगर, अच्छे सिंगर बन जाएं। तो अच्छा सिंगर कैसे बना जा सकता है? ये खूबसूरत आवाज़ जो कि बिलाशुबा अल्लाह ताला की देन है, इसमें निखार कैसे लेकर आया जा सकता है? और ये जो एक दौड़ सी लगी है, इसमें अपने आप को डिफरेंट कैसे बनाया जा सकता है? रुहेल वक्कास हमारे साथ, हमारे मेहमान आज के मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आवाज़ के हामिल हैं।
सिंगिंग कर रहे हैं, अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रोहित। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आपका? अल्लाह का शुक्र, आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कुछ अपने बारे में बताइएगा, कब से ये गाने वाला सिलसिला शुरू किया? शौक था, इंस्पिरेशन कोई था, कैसे आगाज़ किया? मुझे शौक़ तो बचपन से था, लेकिन इस फील्ड में आए मुझे 8 साल हो गए हैं। और बेसिक मैं हमारा सरगोदा के साथ विलेज है, सिटी है कोट मोमिन, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। लाहौर में मुझे 8 साल हो गए हैं। तो शौक़ बचपन से था, लेकिन आपको पता फिर जब घर वालों की तरफ से इजाज़त हो तभी कोई भी आप फील्ड है उसमें आप जा सकते हैं। तो बस अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त भी दी है और अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक समंदर है मौसीकी, इसका तो कोई किनारा नहीं है। तो अभी साथ साथ क्लासेस भी ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अपने ऑफिशियल सॉन्ग भी हैं और इवेंट वगैरह चल रहे हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने बताया आपके ऑफिशियल सॉन्ग भी हैं, कब स्टार्ट किया? तकरीबन आपने कहा कि बचपन से ही शौक़ था, प्रैक्टिस कैसे करते रहे, कोई उस्ताद हायर किया, वो तमाम अपने सीखने के मराहिल हमें बताइएगा। पहले तो जब मुझे घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी, मैं प्रैक्टिस जो घर में करता रहता था, बस यहाँ पे 4 दीवारी को सुनाता रहता था, ऐसे था। तो फिर जब इधर लाहौर में आया हूँ, यहाँ पे मेरे टीचर हैं सजाद बरी साहब, उनके पास मैंने क्लासेस ज्वाइन की। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, स्टूडेंट को बहुत पॉलिश करते हैं। अलहमरा आर्ट कल्चर कॉम्प्लेक्स के स्टूडेंट हैं। तो आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? मेरे पसंदीदा सिंगर तो अपना सब ही हैं जो हमारे लेजेंड हैं, जैसे मैडम नूर शाह हैं, साथ मेहदी हसन साहब हैं, ज़बरदस्त, साथ नुसरत साहब हैं, सब हैं। बिल्कुल। तो अभी किसी अपने पसंदीदा सिंगर का कोई गाना जो है हमें गुनगुना के सुनाइएगा, फिर हमने आगे चल के एक और गाना आपको दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, बैठ कर साए गुल में नासिर, बैठ कर साए गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया, हम बहुत रोए वो जब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं नए सिंगर्स जो हैं वो कहते हैं हम कुछ दिनों में ही काम करें और ऊपर चले जाएं, हालांकि ये बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। मुझे ये बताइएगा खुद क्या फील होता है कि इतनी देर से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, अब वो लेवल पहुँचना चाहिए, कभी ये फील हुआ? है ज़िंदगी कुछ तो बता, यूं ना सता मुझको ना रुला, बस इतना बता मेरी मंजिल कहाँ। मतलब ये कि ये फील्ड जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार हम दिन में स्टार बन जाए, नेवर, इसमें सदियां लग जाती हैं, ठीक है। तो एक इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अगर आपका जज्बा, अगर आपका शौक, आपकी सच्ची लगन है ना, तो अल्लाह पाक आपकी मेहनत रायगा नहीं करता, वो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। लेकिन आर्टिस्ट से इतनी जल्दी नहीं बना जाता। उसके लिए वक्त होता है। हमारे मेहमान रुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। और कितनी प्रैक्टिस करते हैं हर रोज़?
2 घंटे करता हूँ प्रैक्टिस, सुबह उठ के भी करता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड टाइम क्लासेस होती हैं, उसमें रियाज वगैरह करते हैं। सही। तो जो गुलकार हजरात होते हैं उनको अपनी आवाज़ मेंटेन रखने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, क्या वाकई ऐसा है? श्योर, बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी आवाज़ को मेंटेन रखने के लिए गले का ख्याल करना पड़ता है, जो खाने पीने की अशिया उससे थोड़ा परहेज़ करना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस वगैरह होती है, तो तभी जो रियाज, मेन सबसे बड़ी चीज़ है रियाज, प्रैक्टिस। जब जितनी आप प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, रियाज करेंगे, आपका गला उतना अच्छा होगा। सही। तो जी फरमाइश आ रही है कि आप कुछ और भी सुनाएं, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ये मेरा अपना सॉन्ग है, वो जी ज़रूर ज़रूर। सुना सा है ये आसमां, सोने से है और ये ज़मीन तेरे बिना कुछ भी नहीं है, ये जिंदगी लौट के तुम तो आ भी जाओ, यूं ना मुझे अब तड़पाओ, तेरे बिन जी लेंगे हम, जी लेंगे हम। वाह, बहुत खूबसूरत। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये नए सिंगर्स आगे बढ़ रहे हैं और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ और वो चीज़ें जो कि हम जदीद तकाज़े कहते हैं कि जी सिंगिंग के हैं, माशाल्लाह उन पे भी पूरा उतर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहेल, एंड गुड लक। इसी तरह से आप अच्छा गाते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें। नाज़रीन, हमारे साथ आज के हमारे मेहमान मौजूद थे जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई है, और मकसद क्या होता है कि इस तरह के नए टैलेंट को आगे लेकर आना। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहला सेगमेंट है आज का, आज के भाव। सब्जियों के रेट क्या हैं? ओपन मार्केट की तरफ चलेंगे, हमारे रिपोर्टर हसनैन वहां पर मौजूद हैं। तो मसाला जात की कीमतों में इजाफा कहा जा रहा है, अभी हमारे टेक्कर्स जो हैं अपडेट चल रहे हैं, लेकिन सब्जियों की कीमतें क्या हैं वो भी जान लेते हैं। ओवर टू यू हसनैन। सब्जी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में 5 से 10 रुपए कमी देखने में आई है, जबकि जो सरकारी नरखनामे हैं और ओपन मार्केट में फरोख्त होने वाली सब्जियां हैं उनमें जो तादाद है वो बरकरार है, वो देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए आलू कच्चा नया जो है उसकी कीमत की तो वो 27 रुपये सरकारी कीमत है, लेकिन 40 रुपये फी किलो में वो फरोख्त किए जा रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 78 रुपये किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 100 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर सरकारी नरखनामे के मुताबिक 60 रुपये फी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 60 और 65 रुपये फी किलो में ही फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना 310 रुपये सरकारी कीमत है, लेकिन ओपन मार्केट में 340 से 350 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड की अगर बात की जाए 205 रुपये सरकारी कीमत है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 230 और 240 रुपये फी किलो फरोख्त होती हुई दिखाई दे रही है। खीरा सरकार जो फार्मी है सरकारी कीमत 30 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 50 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। बैंगन सरकारी कीमत 30 रुपये, ओपन मार्केट में 50 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। फूल गोभी जो है जी सरकारी जो नर्ख है वो 50 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो सरकारी कीमत जो है वो 78 रुपये है, ओपन मार्केट में 100 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। सब्ज मिर्च जो है सरकारी कीमत 104 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 120 130 रुपये फी किलो में फरोख्त होती हुई दिखाई दे रही है। घिया कद्दू की सरकारी नर्ख जो है जी वो 27 रुपये हैं, लेकिन ओपन मार्केट में 60 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। अरवी की अगर बात की जाए तो सरकारी नर्ख जी 93 रुपये हैं, लेकिन जो डबल सेंचुरी है वो मुकम्मल की हुई है अरवी ने। 93 रुपये सरकारी रेट होने के बरअक्स जो अरवी है वो ओपन मार्केट में 210 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। टिंडे देसी सरकारी कीमत जो है वो 62 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर भिंडी की सरकारी नर्ख जो है वो 64 रुपये हैं, ओपन मार्केट में अगर आपने भिंडी लेनी है तो आपको 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त में मिलेगी। लीमू सरकारी कीमत
अगर बात की जाए तो 750 रुपये लीमू देसी जो है सरकारी कीमत उनकी बताई जा रही है सरकारी नरफनामे के मुताबिक, लेकिन ओपन मार्केट में जो नींबू हैं वो 1000 से ऊपर जो है उसमें फ़रोख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर मटर की बात की जाए सरकारी कीमत जो है 150 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। दीगर सब्जियों में अगर बात की जाए पालक फार्मी जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है, गाजर चाइना 80 रुपये फ़ी किलो, करेला जो है वो 30 से 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है और जो फलियां बारीक हैं वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जी थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बता दी। मीट रेट्स क्या हैं? जेनिथ शॉप के रेट मेरे पास हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे बीफ पर केजी 749 रुपीज, 749 रुपए किलो, और बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं जी 935 रुपए में, यानी तकरीबन 950 रुपए किलो में। इसके बाद मटन आपको मिलेगा 1793 रुपए किलो में, और मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1898 रुपए किलो में। चिकन के रेट्स क्या हैं इसके बाद वो आपको मैं बता देती हूँ। जिंदा मुर्गी सरकारी रेट के मुताबिक 296 रुपए किलो में, इसका बना हुआ गोश्त 429 रुपीज, 429 रुपए किलो में। एग रेट्स क्या हैं जी? सबसे पहले है हमारे पास रिटेल प्राइस, जिसके अकॉर्डिंग 152 रुपीज यानी 152 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप जाएंगे जी होलसेल पर 2 रुपए की बचत के साथ 150 रुपए दर्जन। और इसके बाद हमारे पास जी गोरमे के रेट्स हैं। गोरमे पे 151, 151 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद अगर आपने बचत करनी है तो कैसे कर सकते हैं? हमारा अगला सेगमेंट है बचत बाजार। सेल्स कहाँ लगी हैं? ईद के बाद वैसे तो लोग कम ही शॉपिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने शादी का सीजन भी शुरू हो चुका है जी, तैयारी अपनी ऑफिस वगैरह की भी करनी होती है, उनके लिए बता देते हैं। ब्रेकआउट पे अगर आप जाएंगे आपको 30% ऑफ। है नेक्स्ट ब्रांड जहां पर अप टू 25% ऑफ। लाइमलाइट पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 40% ऑफ। और अब जान लेते हैं माल का हाल। लिस्ट है हमारे पास डिफरेंट करेंसी रेट, आज के क्या हैं वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। और इसके साथ ही अब प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर नए मेहमानों ने टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।